हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत एनालिटिक कंटिन्यूएशन एंड शॉर्ट्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। इसमें देखिए, हम पहले एनालिटिक कंटिन्यूएशन को डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे f1z किसी डोमेन d1 में और f2z ले लेते हैं डोमेन d2 पे। अब ये d1 d2 में हमको एक कॉमन पोजीशन मिल जाना चाहिए d12 और f2z एनालिटिक कंटिन्यूएशन हो जाएगा f1z का यदि f1z इज इक्वल टू f2z फॉर एवरी z बिलोंग्स टू d12। तो एनालिटिक कंटिन्यूएशन के लिए दोनों डोमेन में फंक्शन को एनालिटिक होना है, f1 को d1 में, f2 को d2 में। दोनों डोमेन का एक कॉमन पार्ट होगा, उस कॉमन पार्ट के प्रत्येक पॉइंट के लिए f1z बराबर होना चाहिए f2z के। या हम ये कह सकते हैं कि यदि fz इज एनालिटिक in a domain d1 and fz is also analytic in a domain d2 containing d1, and if phi z is equal to fz for every z belongs to d2, then phi z is said to be the analytic continuation of fz in d2। एग्जाम्पल के लिए दो पावर सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। f1z समेशन ऑफ z टू द पावर n, f2z ले रहे हैं इनफाइनाइट समेशन ऑफ 1/2 1 प्लस z अपॉन 2 टू द पावर n। फर्स्ट जो पावर सीरीज है f1z वो कन्वर्जेंट हो गई इन द सर्किल मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, और इसका सम हम निकालेंगे तो ये मिल जाता है 1/1 माइनस z। सिमिलरली f2z भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कन्वर्जेंट हो जाएगा 1 प्लस z अपॉन 2 इज़ लेस देन 1 के लिए, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इज़ लेस देन 2। इसका भी सम यदि हम निकालें तो 1/1 माइनस z हो रहा है। तो f1z बराबर हो गया f2z इन ए रीजन कॉमन टू r1 एंड r2। देन हम कह सकते हैं कि f2z जो है वो f1z का एनालिटिक कंटिन्यूएशन है। अब एनालिटिक कंटिन्यूएशन पे बेस्ड यूनिकनेस थ्योरम देख लें कि किसी भी एक फंक्शन का सिर्फ एक ही यूनिक एनालिटिक कंटिन्यूएशन होगा। जैसे f1z का हम ले लें डोमेन d1 पर, f2z और g2z ले लें एनालिटिक कंटिन्यूएशन d2 में वाया d12। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन हमको मिल जाएगा f1z इज इक्वल टू f2z फॉर एवरी z बिलोंग्स टू कॉमन पोर्शन एंड f2z इज एनालिटिक इन d12। सिमिलरली f1z बराबर हो जाएगा g2z के यदि g2z एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, तो फॉर एवरी z बिलोंग्स टू कॉमन पोर्शन ऑफ d1 एंड d2 एंड g2z इज एनालिटिक इन d2। अब 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि f2z बराबर हो गया g2z के, तो f2 माइनस g2 भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। चूँकि f2 और g2 दोनों एनालिटिक हैं तो f2 माइनस g2 भी एनालिटिक होगा, और f2 बराबर हो गया g2 के फॉर एवरी z बिलोंग्स टू d2। तो ये यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन को शो करता है। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, शॉर्ट्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो इसके पहले एक हम देख लें कि यदि w इज इक्वल टू fz है और w बार इज इक्वल टू fz बार है, इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ z इन द रियल एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू द रिफ्लेक्शन ऑफ w इन द रियल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें w इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू हम ले लें z टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1। इसका w बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा z टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 का होल का बार, विच इज़ इक्वल टू z बार टू द पावर 4 z बार स्क्वायर प्लस 1। अब निकाल लें फंक्शन ऑफ z बार, मीन्स z की जगह z बार सब्स्टिट्यूट कर दें तो अगेन हमको क्या मिल जाएगा, z बार टू द पावर 4 प्लस z बार स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमको मिल जाता है कि w बार इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z बार। अब दूसरे एक एग्जांपल ले लीजिए, z स्क्वायर प्लस iz प्लस 1। तो यहाँ आप देखेंगे तो w बार इक्वल नहीं है फंक्शन ऑफ z बार के। तो अब शॉर्ट्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या कहलाता है, लेट fz बी फंक्शन ऑफ z एनालिटिक इन ए डोमेन d विच कंटेनिंग ए सेगमेंट ऑफ x एक्सिस अबाउट विच d इज सिमेट्रिक, द फंक्शन ऑफ z बार इज इक्वल टू function of z bar, z belongs to d, that is function of z takes conjugate values of z if and only if
फंक्शन ऑफ एक्स इज रियल फॉर ईच पॉइंट ऑन द सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस। अब हमको मालूम है कि फंक्शन के कंजुगेट का कंजुगेट फंक्शन इटसेल्फ होता है, तो एफ जेड डबल बार इज इक्वल टू एफ जेड। फंक्शन ऑफ जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जेड का बार इज इक्विवेलेंट टू फंक्शन ऑफ जेड बार का कंजुगेट ले लीजिए, तो हमको पहला वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, कंजुगेट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड बार इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड। अब हम एज्यूम कर लें कि फंक्शन ऑफ एक्स इज रियल फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एक्स एक्सिस कंटेन्ड इन डोमेन डी। अब हमको शो करना है, कंडीशन 1 होल्ड्स हो रहा है, सो वी हैव टू शो दैट फंक्शन कंजुगेट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड बार इज एनालिटिक इन डी। इट मीन्स दैट ये कॉशी-रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम मान लेते हैं जी जेड इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि फंक्शन ऑफ जेड को हम u और v का फंक्शन ले रहे हैं, तो u एक्स वाई का फंक्शन प्लस आई वी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब जी जेड हम क्या ले रहे हैं, कंजुगेट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड बार, तो जी जेड इज इक्वल टू हम मान लेते हैं पी एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स वाई। अब फंक्शन ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा, जेड की जगह हम रख रहे हैं जेड बार, मीन्स वहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फंक्शन ऑफ जेड बार इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वाई प्लस आई वी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड माइनस वाई। अब इसका भी कंजुगेट ले लें, तो यू एक्स फंक्शन ऑफ यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस आई वी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड माइनस वाई। अब इन तीनों को कंबाइन कर दें 2, 3 एंड 5 को, तो आपको मिल जाएगा जी जेड को हमने माना है कंजुगेट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड बार पी प्लस आई क्यू। उसके बाद जब हमने फंक्शन ऑफ जेड बार का बार निकाला, तो यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस आई वी इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस आई वी, ये मिला। रियल और इमेजनरी पार्ट्स यहाँ पर इक्वेट करा लीजिए, तो p की वैल्यू u एक्स मिल गई, y मिल गया, q की वैल्यू मिल गई माइनस वी, माइनस वाई को हम रिप्लेस कर दिए ईटा से, तो ईटा का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -1। पी एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स ईटा क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स ईटा मिल गया। तो जो फंक्शन ऑफ z था, अब उसके x प्लस वाई का फंक्शन था, अब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x प्लस आई ईटा। जो कि फंक्शन ऑफ z एनालिटिक है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस आई ईटा भी क्या होगा, एनालिटिक होगा डी में। तो ये कॉशी-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब कॉशी-रीमन इक्वेशन क्या हो गया, यू एक्स इज इक्वल टू वी ईटा यू ईटा इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स है, पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ईटा को हम किसका फंक्शन ले रहे हैं, वाई का, तो ये हो जाएगा माइनस यू ईटा। क्यू एक्स इज इक्वल टू वी ईटा हो गया। अब इन सब इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे, तो पी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, क्यू वाई, पी वाई की वैल्यू हमको मिल रही है क्यू एक्स, विच मीन्स दैट पी एंड क्यू सेटिस्फाइज द कॉशी-रीमन इक्वेशन। इसलिए जी जेड क्या हो गया हमारा, एनालिटिक हो गया डोमेन डी में। अब हाइपोथेसिस है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज रियल ऑन सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, एंड इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या मिल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल एक्सिस पे वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जेड का इमेजनरी पार्ट, तो यू एक्स 0 प्लस आई वी एक्स 0। अब फंक्शन ऑफ एक्स में भी इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, तो बी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जी एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, पी एक्स 0 प्लस आई क्यू एक्स 0, तो ये हो जाएगा यू एक्स 0 माइनस आई वी एक्स 0, लेकिन वी एक्स 0 हमको क्या मिल रहा है, 0 के बराबर। देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0 मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स ऑन द सेगमेंट ऑफ रियल एक्सिस। Both fz and gz are analytic in D, तो function of z minus gz is equivalent to 0. Therefore, fz is equal to gz for every z belongs to D. This proves the condition 1. To prove the converse, assume that function of z is equal to conjugate of function of z bar, where z belongs to D. तो combine equation number 3 and 5. On the segment AB, y is equal to 0. तो हमको मिल गया वी एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया, यू एक्स 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज रियल ऑन द पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस कंटेनिंग इन
Domain D, this is the Schwarz reflection principle. That's all.